हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पेपर है जे एडवांस 2024 का। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, मैथमेटिक्स है। जनरली ये पेपर जे एडवांस दो पेपर में कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में हम लोग अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 एक्चुअली जे पेपर 1 को भी 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे। सेक्शन 1 में आपके थे सिंगल करेक्ट चॉइस। ठीक है, सिंगल करेक्ट चॉइस यानी कि 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट थे, 3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर द अनअटेम्प्टेड। तो देखते हैं कि सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चंस लिमिट फ्रॉम लिमिट से है। तो लिमिट t इक्वल टू x रखते हैं, तो जैसे t की जगह पे हम x रखेंगे तो x की पावर 10 ये 0/0 का फॉर्म बनते हुए नजर आ रहा है। और हमें पता है कि जैसे 0/0 फॉर्म्स बने तो हम इस पे आंख बंद करके एल लॉपिटल्स लगा देते हैं। एल लॉपिटल्स बोले तो ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशंस कुछ ऐसे बन जाएगी, 10 इंटू t टू द पावर 9, ठीक है, इंटू एफ एक्स, एफ को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस एक्स की पावर 10 इंटू एफ डैश टी। सही है, और नीचे जो बन के आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 इंटू टी टू द पावर 8 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एंड ऑफ कोर्स लिमिट t अप्रोचेस टू x। अब यहाँ से अगर हम रखते हैं तो 0/0 फॉर्म यहाँ से एलिमिनेट हो गई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x जैसे रखेंगे तो दिस बिकम्स योर 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। सही है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये f में डेरिवेटिव बन गया। यानी कि हमें तो पहले लगा कि लिमिट का क्वेश्चन है, बट इतना लिखने के बाद हमें कहीं ना कहीं से फील आ रहा है कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसको लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो हर एक टर्म में माइनस एक्स टू द पावर 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस बिकम्स योर एफ डैश एक्स इज dy/dx। ठीक है, दिस इज dy/dx, और ये बन जाएगी माइनस, दिस इज अ माइनस, ठीक है, x की पावर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10/x इंटू वाई। ठीक है, और इधर आ जाएगी दिस इज इक्वल टू -9, और x की पावर 8 को डिवाइड कर देंगे x की पावर 10 से, तो दिस इज x की पावर 2। अब ये जैसे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा यहां से, तो हम डायरेक्टली सबसे पहले इसमें करते क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर p dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज द p, द e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -10/x dx। एंड क्लियरली वी कैन से इसका जो डेरिवेटिव आएगी दिस इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 इंटू ln x, -10 इंटू ln x। और जैसे -10 को log के आगे लेकर के आएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर -10। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे हमारे पास निकल करके आ गई तो फाइनल जो हमारी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो सॉल्यूशंस होती है, दिस इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x टू द पावर -10। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx। व्हाट इज द q, दिस इज द -9/x² इंटू x टू द पावर 10 यानी कि x टू द पावर 10 dx। अब इसकी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। तो आगे की क्वेश्चन हम लोगों ने तभी देखा नहीं है, बस हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी x टू द पावर 12। x टू द पावर 12 का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये डिनोमिनेटर में है तो एक रिड्यूस हो जाएगी एंड x टू द पावर 11, तो ये आ जाएगी -9/-11 इंटू एक्स टू द पावर 11 प्लस c, और ये आ गई y/x टू द पावर 10। और जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे c का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ 1 इक्वल टू 2। इट मीन्स जैसे x को 1 रखेंगे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इक्वल टू, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस इज 9/11 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू हमें डायरेक्टली निकल सकती है 22 - 9, 22 - 9, 22 - 9 is 13 and by 11, this is c is coming out to be 13/11। जैसे c की वैल्यू आई इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशंस में पुट करते हैं एंड लेट्स ट्राई कि हमारी जो एक्चुअल जो फंक्शन बन के आ रही है या जो एफ एक्स की वैल्यू बन करके आ रही है क्या आ रही है। तो दिस इज y
बाई एक्स टू द पावर 10, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 9 बाई 11 x to the power 11 plus c is 13 by 11, and what is y is equal to 9 by 11 into x, और plus this is coming out to be 13 by 11 into x to the power 10. यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये वैल्यू किस ऑप्शंस में, 9 by 11x plus 13 by 11 into x to the power 10 b is the right answer. ये एडवांस में ऐसा उम्मीद नहीं है कि पता नहीं कैसे इतना आसान क्वेश्चंस, बेसिकली थोड़ी सी लेंथी जरूर है बट ये बहुत ही आसान से, क्योंकि बच्चों को ये पता होता है कि लॉपिटल्स जैसे 0/0 फॉर्म दिखे उन्हें लॉपिटल लगाना है, और लॉपिटल के बाद जैसे वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे पहुंचते हैं, ये तो बोर्ड के प्रिपरेशन के बच्चे को भी कराया जाता है, तो आसानी से ये बच्चे सॉल्व कर सकते थे. सो दिस इज द फ्रॉम द इजी पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चंस देख के ही लग रहा है कि दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चंस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें बोल क्या रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चंस में बोल रहा है स्टूडेंट्स अपीयर फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि बच्चे को सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, और आगे पढ़ते हैं. द स्टूडेंट्स नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. यानी कि उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को गेस कर रहा है. तो आगे देखते हैं, यहां तक तो हो गया हमारे पास. Whenever students know the answer of a question, he gives the correct answer. यानी कि जब बच्चे को, ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे को आंसर पता है, मतलब आंसर जान रहा है, तो करेक्ट आंसर बता रहा है. ठीक है, assume that the probability of a students giving the correct answer for a question given that he guess it is 1/2. यानी कि जब भी बच्चा गेस कर रहा है, यानी कि जो जो कंडीशंस पता चल रहा है लिखते जा रहे हैं, जब भी बच्चा गेस कर रहा है, ठीक है, the probability of a students giving the correct answer given that he guesses is, यानी कि करेक्ट आंसर देने का चांसेस जब वो गेस कर रहा है, दिस इज गिवन एज 1/2. ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई, दिस इज गिवन. ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन ही इज गेस्ड. और आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student answer is correct, यानी कि probability that he guessed given that उसका आंसर करेक्ट है, this is equal to 1/6. Then the probability that the students know the answer, यानी कि हमें निकालना है कि probability that the student know the answer, यानी कि मान लेते हैं कि probability हमें know the answer ये निकालना है. तो बच्चों इसको सोच कैसे सकते हैं, ऑब्वियस ये हमें जहां तक लग रहा है कि दिस इज द क्वेश्चंस फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की यूज हुई होगी. तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. तो यानी कि पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, वो करेक्ट देने का क्या क्या चांसेस है. जैसे कि इसकी फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस इंटरसेक्शन करेक्ट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, वेयर सी इज द करेक्ट, जी इज द गेस. तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हम करेक्ट बच्चा कैसे कैसे आंसर दे सकता है, जब उसको पता है तभी भी करेक्ट दे सकता है, जब उसको नहीं पता है यानी गेस कर रहा है तभी भी वो करेक्ट दे सकता है. तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पहले हम यहाँ पे बच्चे को पता है, तो हमें पता नहीं है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बच्चे को पता है या कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस को गेस कर रहा है. तो मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो द क्वेश्चंस इज x, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे गेस करने की, ठीक है, गेस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दिस इज 1 - x. प्रोबेबिलिटी ऑफ C यानी कि करेक्ट देने की चांसेस हो जाएगी, अगर बच्चा को पता है, बच्चा नोज द आंसर, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही गिव्स द करेक्ट आंसर इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन ही गेसेस द क्वेश्चंस, ठीक है, और जब वो गेस किया है तो करेक्ट देने की चांसेस क्या है, दिस इज 1/2. एंड ऑब्वियस सी बात है गेस और करेक्ट का इंटरसेक्शन, यानी कि इसी दोनों में से कोई एक आता है, तो वी कैन सी दिस इज 1 - x इंटू 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6. यहां तक तो हम पहुंच गए. अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है. लेट्स चेक कि x की वैल्यू क्या आ रही है. तो जैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू एक्स इज 2x, दिस इज 1 - x बाई 2x minus 1, sorry plus 1 minus x, this is equal to 1/6. 1/2 will be cancelled out. तो यहाँ से वैल्यू कुछ ऐसे निकल करके आ रही है, क्या निकल करके आ रही है, दिस इज 1 - x इंटू 6, और ये वैल्यू हो जाएगी 2x - 1 इज x + 1, ठीक है, दिस इज x + 1 इंटू 1, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दिस इज 6x और यहाँ पे x है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस इज 6 - 6x, 6 - 6x,
ठीक है, दिस इज x प्लस 1। 6x को जैसे इधर ट्रांसपोज करते 6x को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/7, यानी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज 5/7 या 5/7, सी इज द राइट आंसर। ये भी हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी बस क्वेश्चंस लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत बड़ा फॉर्म में लिखा गया है और आप लोग को बच्चे को पता होता है कि जो क्वेश्चंस बेस थ्योरम से होते हैं काफी लेंदी होता है, तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि एडवांस वाले इतना आसान क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेट्स ट्राई द अदर क्वेश्चंस की दूसरे पार्ट से, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पूछे गए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉट एक्स की जहां हमें वैल्यू दिखी वहां पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर 5, दिस इज योर रूट 11 एंड दिस बिकम्स योर 11 प्लस 25 36, रूट 36 इज 6। चलो ये तो बन गया। हमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन देख के तो बहुत डरावना सा लग रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे मन में आइडिया आ रहा है, एक तो आइडिया आ रहा है कि साइन यहाँ पे दो एंगल्स दिख रहे हैं, एक 11x/2 और एक 6x, एक को a और एक को b मान करके प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो हमारे मन में ये आइडिया आ रहा है। दूसरा आइडिया हमारे मन में क्या आ रहा है, दूसरा आइडिया ये भी आ रहा है कि सर यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहा है, तो 1/√2 यानी कि 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे दोनों टर्म को, तो हमारे पास साइन a इंटू साइन b माइनस कॉस a इंटू कॉस b, यानी साइन a प्लस b का फॉर्म या कॉस a प्लस b का फॉर्म बन जाएगा, कुछ भी चाहे। एक वहां से टर्म आ रहा है और एक हमारे पास टर्म ये भी आ रहा है कि अगर यहाँ पे साइन c है तो यहाँ पे कॉस है, कैसे भी करके यहाँ पे अगर हम इसको साइन क्रिएट कर दें तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्म लगा सकते हैं शायद। तो अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो कैन वी राइट साइन π/2 माइनस 6x, और इस वाले टर्म को कॉस साइन c है तो इस वाले टर्म को भी हम लिख सकते हैं क्या, साइन π/2 माइनस 6x, सो डेट वी कैन अप्लाई साइन c माइनस साइन d एंड साइन c प्लस साइन d, और बाकी इस वाले टर्म को भी छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं साइन c माइनस साइन d क्या आता है, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2, तो 6x विल बी कैंसिल आउट एंड π/2 इज साइन π/4, ठीक है, इनटू दिस इज कॉस साइन c माइनस साइन d में कॉस c प्लस d/2 होता है, तो दिस इज कॉस π/4 एंड उसके बाद से क्या आ जाएगी, साइन c माइनस d/2। तो साइन c माइनस d/2 की बात करते हैं तो 6x माइनस 6 और 6x माइनस 6x इज 12x/2 आ जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी माइनस π/4, कुछ ऐसा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि साइन के साथ 11x/2 तो रहेगी ही रहेगी। और आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, प्लस ये कॉस आपकी 11x/2 हो गई इंटू साइन c प्लस साइन d, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 साइन c प्लस d/2 बोलेंगे तो फिर यहां से आ जाएगी साइन π/4, ठीक है, एंड इनटू कॉस 6x माइनस ऑफ सेम वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12x/2 माइनस π/4। यहां तक पहुंच गए। यहां से साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 लिख सकते हैं, यहां से 1/√2 आ जाएगी, तो 1/√2 से जैसे डिवाइड करेंगे 2 को तो ऊपर में √2 आ जाएगी, तो ऊपर में हमें दिख रहा है यहाँ पे √2 आ गई, और जो बच गई यहाँ पे साइन कुछ ऐसा बच गया, साइन 11x/2 इंटू साइन 12x/2 माइनस π/4। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, आपकी टाइम स्किप हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगी क्योंकि यहाँ से साइन π/4 इज 1/√2 और इसको डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगी। ये आ गई आपकी cos 11x/2 इंटू कॉस 12x/2 माइनस π/4। यहाँ तक तो हम पहुँच गए बच्चों। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोलो क्या आता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस a माइनस बी, और कॉस a किसी को माने b किसी को माने फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉस a माइनस बी यूज कर लेते हैं, तो कॉस a माइनस बी, तो सपोज हम इसी से यूज कर लेते हैं, a माइनस बी इज नथिंग बट कॉस a माइनस बी, इसमें से माइनस करते हैं, तो दिस इज 12x/2 माइनस 11x/2, दिस इज कमिंग आउट टू बी x/2 और माइनस π/4। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ पे हम इजिली इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज √2
और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो cos a माइनस बी इज नथिंग बट cos a इंटू cos b, दिस इज cos x बाई 2 एंड cos b इज पाई बाई 4, दिस इज 1 बाई रूट 2, ठीक है, और प्लस sin a इंटू sin a इंटू sin b, दिस इज कमिंग आउट टू बी sin x बाई 2 एंड इंटू sin पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, दिस इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 को बाहर लेकर के जाएंगे, उस रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बच करके आई है, दिस इज कमिंग आउट टू बी cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। बहुत सारे बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है कि अगर उसके पास sin x प्लस cos x होती है तो वी कैन राइट 1 प्लस sin 2x अंडर रूट में, ठीक है, या ऑब्वियस ही बात है, या इसको स्क्वायर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x और ये बन जाती है sin 2x। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ऐसा लिखने का ये रीजन था कि दिस इज द हाफ एंगल और हमें जब तक इसको फुल एंगल में नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ के टी रेशियोज निकाल नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वी कैन राइट दिस वैल्यू एज द अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डबल, व्हाट इज द डबल एंगल, sin 2x, दिस इज sin 2x मीन sin x। अब यहाँ से sin x की वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू रख सकते हैं, दिस इज रूट 11 बाई 6, तो कैन वी राइट 1 प्लस रूट 11 बाई 6 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में रूट 11 है बट यहाँ पे हमारे पास रूट 11 और इसके ऊपर भी एक रूट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा कि सच डेट ऊपर वाला टर्म से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और बस रूट 11 बच जाए। तो वी कैन डू वन थिंग, और नीचे में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो या तो 2 रूट 2 है या 3 रूट 2 है। तो 2 रूट 2 इज 12, 3 रूट 2 इज 18, या तो नीचे 12 बनाना पड़ेगा या 18 बनाना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं अगर 12 बना करके क्या होता है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 प्लस रूट 11 बाई 6 अंडर रूट है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे तो आ गई 2 रूट 2, ऊपर बन जाएगी आपकी 12 प्लस रूट 11 बाई नीचे आ गई 2 रूट 3 और ये आ गई आपकी रूट में। ऑब्वियसली वी कैन, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू ए इज रूट 11 इंटू बी इज 1, तो क्लियरली वी कैन से 1 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड बाई 2 रूट 3। तो आपकी जो आंसर आ रही है 1 प्लस रूट 11 बाई 2 रूट 3। तो ये आंसर चेक कर लें ऑप्शंस में अवेलेबल है या नहीं, या सी इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वैसे भी थोड़ा सा टफ ही होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में ये डुएबल क्वेश्चंस थे बट थोड़ा सा से लेंदी जा रहा है, तो बच्चे को हो सकता है कि आधे पॉइंट पे जाने के बाद बच्चे यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वी कैन से। सो देखते हैं कि आगे और किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो अच्छा, ये क्वेश्चंस तो हमें देख के लग रहा है कि दिस इज अ कोऑर्डिनेट पार्ट एंड यू ऑल नो कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेट उन लोगों की फेवरेट होती है, और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को देख के ही लगता है कि जहां कोऑर्डिनेट का क्वेश्चंस मिले उसको पहले हम सॉल्व करें। तो देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है। और कोऑर्डिनेट की क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, डेट इज अ फिगर, ठीक है। जितना अच्छा आपको फिगर बनाने आता है, जितने अच्छे आपको समझ है फिगर की, उतना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई कि ये दिया क्या है। कंसीडर द एलिप्स, ये भी तो आसान एलिप्स है यार, दिस इज अ वेरी इजी एलिप्स। तो कंसीडर वन एलिप्स, ठीक है, ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 9, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, मतलब नॉर्मल एलिप्स है, दिस इज द ऐसा कुछ एलिप्स है, दिस इज ऐसा कुछ एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। एलिप्स दिस इज नॉट अ, ऐसा फोटो पे आप लोग फोकस ना करें, मतलब फिगर बनाने का मतलब मेरा ये था कि सही फिगर बनाना, ये नहीं कि सुंदर बनाना, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग सही बनाना, सुंदर से नहीं था, सही बनाना था। सपोज दिस इज आवर एलिप्स, तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि ये ऑब्वियस सी बात है, जो डेटा है हमारे पास उसको लिखते चलते हैं, ठीक है, जो डेटा है उसको लिखते चलते हैं। दिस इज 3,0 एंड दिस इज 0,2, सही है।
और क्या दिया हुआ है, एस एंड पी इज अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट, अच्छा पी स्क्वायर बाई 9 की ग्रेटर देन 1, ये देने का मतलब ये है कि जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट इधर है, ठीक है, एस पॉइंट इधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटसाइड द इलिप्स। आगे दे रहे टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एस, ऑब्वियसली बात है टू टेंजेंट ड्रॉ होंगे, ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट द वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि बोल क्या रहा है कि एक टेंजेंट जो है इसके माइनर एक्सिस पे मिलेगा, तो यानी कि तुम्हारी पॉइंट एस जो है कहीं इधर होगी एस। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इसकी ए कोऑर्डिनेट कुछ भी हो इसका, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, यानी कि सपोज ये p कोमा q दिया हुआ है तो हमें q की वैल्यू यहां से पता चल गई 2, तो कोशिश करते हैं कि p q की वैल्यू पूछा है तो q2, अच्छा यानी कि ये दोनों तो रिजेक्ट हो गई, a और b में से कोई वैल्यू होगा 3√3 और 4√3। यहां पे अगर कोई बच्चा गेस करता है तो उसकी चांसेस हो गई 50% करेक्ट होने की, तो यहां से बच्चे गेस कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम लोग इसको कोशिश करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। और आगे क्या बोल रहा है कि एंड मीट्स द इलिप्स एट पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि एक जो है आपको कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर कहीं मीट कर रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक मीट कर रही है एंड लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट बी टी। Let R be the vertex of the ellipse. This is the R, vertex of the ellipse. R is the vertex of the ellipse with positive coordinate, ठीक है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का R मान लिया, and O be the center, O be the center of the ellipse. If area of the triangle ORT, ये अगर ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो this is T, this is R, ठीक है, ORT, ये ORT ट्रायंगल की जो एरिया है दिस इज गिवन एज 3/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जैसे हमें एरिया देखो जी एडवांस के पेपर में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ऑब्वियस सी बात है उन सबका कहीं ना कहीं यूज आएगा, तो उस सबको लिखते चलते हैं। तो ट्रायंगल ORT, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT की बात करते हैं, तो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस, बेस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 3, ठीक है, एंड हाइट, व्हाट इज द हाइट, दिस इज योर हाइट। अब इस हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं t को हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म में t का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एंड वी नो द पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, a cos थीटा कोमा b cos थीटा या a sin थीटा कोमा b cos थीटा। तो यहां पे हम मान लेते हैं a cos थीटा, ठीक है, कोमा b sin थीटा। ऑब्वियसली बात है a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो दिस इज द y कोऑर्डिनेट इज b sin थीटा, दिस इज 2 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। यहां से शायद हमें थीटा की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है, दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस 3 विल कैंसिल आउट, थीटा इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री एंड दिस इज π/6। जैसे थीटा की वैल्यू π/6 आई, कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट दो t का कोऑर्डिनेट आ जाएगा cos π/6 is √3/2, this is 3 √3/2 and this is coming out to be 2 into 1/2 is 1। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि सिंस पॉइंट t कोऑर्डिनेट t is in the fourth quadrant, so the y coordinate will be in negative with the sign convention। यहां तक तो निकाल लिए, अब क्या बोल रहा है, ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए हम कैसे सोच सकते हैं, कैन वी राइट दिस इक्वेशन इफ वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन यानी कि इस लाइन का इक्वेशन जैसे लिखेंगे, उस लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद हम इस p, 2 को उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा p का वैल्यू डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट उनको पता होता है कि अगर कोई भी हमारे पास कोनिक सेक्शन होता है उस पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं। अगर इस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को भी रिप्लेस करते हैं y इंटू y1 से, ठीक है, और x को किससे रिप्लेस करते हैं, 2x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 से। तो सिमिलरली हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x इंटू x1 बाई 9, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x1 इज डायरेक्ट वैल्यू भी लिखते चल रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम को सेव कर सकते हैं अपना। तो x1 इज नथिंग बट x1 इज 3√3, दिस इज 3√3/2, और प्लस y इंटू y1 इज -1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। और ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जैसे इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में p, q, बिकॉज p, q इज द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, p, q रखते हैं तो x की जगह पे p रखते हैं, तो दिस इज p इंटू 3√3/18, और ये आ जाएगी माइनस y की जगह पे हम क्या रखते हैं 2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -2, ठीक है, -2
बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट दें, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/2। और एक काम कर सकते हैं, दिस इज 3 6 18, और क्या कर सकते हैं, और अच्छा ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 6 आ जाएगी और ये हो जाएगी p इंटू 3√3, और 6 जो आई है -1, ठीक है, -1 इक्वल टू, सॉरी 2, p इक्वल टू, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन के आ रही है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो 3 6 18, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम 6 आएगी, तो ये तो हो जाएगी आपकी p√3, ये सही है, p√3 ही होगी, माइनस ये 2 3 जा, दिस इज 3, और इधर आ जाएगी 6, एंड p की जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 9/√3, और 9/√3 को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 3 आ जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3√3, यानी कि जो p की वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी 3√3। तो q तो 2 हमें पहले से पता था, p की वैल्यू 3√3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई थिंक दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द हाउस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये जो बच्चे कोऑर्डिनेट को अच्छे से पढ़े होंगे उसके लिए ये क्वेश्चंस काफी आसान होगा। अच्छा, कुछ बच्चे को ये इक्वेशंस नहीं याद हो, जिन बच्चे को ये टेंजेंट का इक्वेशन नहीं याद हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वो बच्चे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इस लाइन का लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए बच्चों एक चाहिए होता है पॉइंट t, जो तुम्हें पता है, ठीक है, पता है। एक चाहिए होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड dy/dx, ठीक है। कहां पे dy/dx कहां पे निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप, dy/dx कहां पे निकालना है, ऑफ कोर्स पॉइंट t पे निकालना है, और यहां से स्लोप आ जाएगी, यहां से पॉइंट दिया है, स्लोप और पॉइंट जैसे पता चलेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y-y1, ठीक है, इक्वल टू m(x-x1), और जैसे ये इक्वेशंस लिख लिए फिर से p,2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से भी p की वैल्यू पता चल जाएगी। तो दिस इज सेकंड मेथड। वैसे ही पता है कि कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओ सेट, यानी कि पेपर 1, ओ माय गॉड, 4 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चंस, और 4 में से 3 तो काफी इजी थे सिंगल करेक्ट चॉइस में, एक थोड़ा सा टफ था, टफ नहीं मॉडरेट लेवल का था, दैट वाज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। तो सेक्शन 2, दिस सेक्शन 2 होते हैं आपके, दिस इज द मल्टीपल चॉइस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस को ऐसा माना जाता है कि दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द जेईई एडवांस, ठीक है। जो सेक्शंस होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट्स में से जो मल्टीपल चॉइस होते हैं दिस इज कंसीडर्ड टू बी द टफेस्ट पार्ट। तो देखते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस में कितने टफ दिए गए हैं इस बार के जेईई एडवांस के पेपर 1 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे देख के ही ना छोड़ दें, इतने खतरनाक क्वेश्चंस आए। देखो अब बेटा क्या है ना कि आईआईटी के क्वेश्चंस कोई ज़्यादा, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया, ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट इनकी लैंग्वेज और फ्रेमिंग इतनी खतरनाक होती है ना कि बच्चे को लगता है कि ये टफ है। एक्चुअली आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, सारे इंफॉर्मेशन जो दिए हैं उसको क्लियरली आप ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो आप क्वेश्चंस को इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एस एक सेट है, दिस इज a प्लस, ऑब्वियसली बात है a प्लस b√2 होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चंस में आप लोग सुधार लेना, आई थिंक a प्लस b√2 होना चाहिए, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और t1 एक सेट है, दिस इज -√2 -1, यानी कि t1 क्या है, t1 इज गिवन एज √2 -1 की पावर n, एंड ऑब्वियसली बात है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और t2 भी एक सेट है, दिस इज t2 भी एक सेट है, ये क्या है, √2 + 1 की पावर n, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहले बात तो हम करते हैं यहाँ पे z, तो s यानी कि z इज द इंटीजर, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अलग अलग चेक करते हैं कि क्या सारे इंटीजर्स इसके सबसेट होंगे,
ऑब्वियस ही बात है सारे इंटीजर्स के सबसेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम b, a और b इंटीजर है तो b को 0 कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है s क्या बन जाएगा, हमें सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो इस s में इंटीजर्स तो मिल ही रहे हैं, इंटीजर्स के साथ साथ कुछ b का वैल्यू अलग अलग करते जाएंगे, तो कुछ हमारे पास मतलब कि इंटीजर्स के साथ साथ इरेशनल नंबर्स भी मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे इंटीजर इज द सबसेट ऑफ s। t1 की बात कर लेते हैं। t1, तो t1 में देखो बच्चे क्या है कि t1 में n अगर इंटीजर्स रखते हैं, ठीक है, n इंटीजर्स रखते हैं तो कुछ ऐसा सोचते हैं ना हम, n अगर इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम उसका हेल्प ले सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का भी हेल्प ले सकते हैं सोचने के लिए। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं √2 - 1 का, ठीक है, √2 - 1, ठीक है, पावर n को अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज nc0, ठीक है, पहला टर्म क्या हो जाएगा nc0 और ये हो जाएगी √2 की पावर n, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा -1 की पावर 0 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी nc1 √2 की पावर 1 इंटू -1 की पावर, सॉरी ये आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा 1। और आगे बढ़ते हैं nc2 और √2 की पावर आ जाएगा n-2 -1 की पावर आ जाएगा 2। तो देखो बच्चों क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं ना तो ये प्लस में आ रही है सारी टर्म्स, तो जैसे कि जब जब n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं 0 है, ठीक है, n है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है, तो क्या है यहाँ पे कि जब n ये वाला वैल्यू इवन हो रहा होगा तो √2 इंटीजर में बन जा रहा होगा, तो इंटीजर तो सबसेट है ही उसका, और जब ये ऑड हो रहा होगा तो उसमें जो भी नंबर आ रहा होगा उसके पीछे √2 लग के आ रहा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस को एक्सपैंड करने से, n की अलग अलग वैल्यू रखने से जो भी नंबर्स आएंगे या तो हमें ओ इंटीजर मिलेगा या इंटीजर नहीं मिलेगा तो o इंटू बी, मतलब a प्लस बी √2 या a माइनस बी √2 के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी नंबर आएंगे हमें इसका सबसेट आएगा। सिमिलरली हम t2 के बारे में भी वही कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस दे देंगे, बात तो वही है। तो अगर z1 भी इस s का सबसेट है, t1 भी s का सबसेट है, t2 भी s का सबसेट है, तो सबको जब हम ऐड करेंगे, सबका यूनियन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे क्या हो जाएंगे, इसका सबसेट हो जाएंगे। तो a इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। t1 इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 5। तो t1 को आप ऐसे सोच लो ना, t1 को आप ऐसे सोच लो √2 - 1, √2 - 1 की वैल्यू क्या होती है, √2 पॉइंट इज 1.43, 1.4 अप्रोक्सीमेटली 1.4 मान लेते हैं। ठीक है, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 1.4 - 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.43। ठीक है, और इसका पावर n, इसका पावर n करेंगे, ठीक है, इसका पावर n करेंगे तो ये वैल्यू, n की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे। सपोज n को 1 रखेंगे, n को 2 रखेंगे, n को 3 रखेंगे, n को 1 रखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 0.4, n को 2 रखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है 0.16। ठीक है, 3 रखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी 0.064, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। आप यहां से देख सकते हो बच्चों कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि अगर हम 0.43 बहुत बड़ा नंबर रखेंगे टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 के जस्ट क्लोज, 0.0000001 या 2 के क्लोज करेगी, मतलब उसके क्लोज अप्रोच करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 0 से लेकर के ये भी वैल्यू बहुत छोटा होगा, बट 0 और ये छोटी वैल्यू के बीच में भी बहुत सारी ऐसी वैल्यू आ रही होगी जो बहुत ही छोटी होगी, और वो छोटी वैल्यू भी यहां से आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ न कुछ तो हमारे पास इसके और इसके इंटरसेक्शन लेने पे कुछ न कुछ नंबर तो जरूर आएगा। तो यहां पे दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 5, तो दिस इज आवर इनकरेक्ट आंसर। T2 की बात करते हैं तो T2 को आप सिमिलरली वैसे ही देख सकते हो। दिस इज T2 की अगर बात करते हैं तो T2 इज नथिंग बट, तो T2 इज इक्वल टू
1.4 प्लस 1 का पावर n अगर दिया हुआ है तो दिस इज 2.4 का पावर अगर n करोगे तो ये बोल रहा है कि 2024, यानी कि ऑब्वियस सी बात है n का वैल्यू जैसे हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, n का पावर 2 का हमें पता है कि 2 का पावर 10 ले लेंगे, 2 का पावर 10 ले लेंगे तो 2024 से बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है, और 2 का पावर 20 रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी जो 204 से बड़ी होगी बट इन्फिनिटी से छोटी होगी। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स जरूर आएंगे जो इसके और इसके बीच में होंगे, ठीक है, यानी कि T1 और T2 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर्स जरूर मिलेगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5, इट मींस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर दिस इज इक्वल टू 5 होता तो ये भी हमारा गलत हो जाता, दिस इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर दिस इज करेक्ट आंसर। अच्छा, डी की बात कर लेते हैं। तो डी में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, फॉर एनी गिवन इंटीजर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर दिस, इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू 0, तो बी को 0 रख के चेक करते हैं ना, बी को 0 रख के चेक करते हैं। अगर बी को 0 कर देते हैं हम, क्या ये कभी इंटीजर बनाना है? तो इंटीजर बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर बनने के लिए तो बी को 0 होना पड़ेगा, बी को तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है, और साथ साथ में इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो जैसे हम बी को 0 करते हैं, बी को 0 करते हैं तो ये तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और ए इंटीजर है, ए इंटीजर है तो ये क्या बन जाएगा आई साइन और a इंटू पाई, और हमें पता है कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अगर b 0 हुआ तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, और अगर यहां b 0 हुआ तो ये आ गई कॉस a इंटू पाई, और हमें पता है कि कॉस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है +1 या -1, ठीक है, +1 आती है या -1 आती है। तो इसकी वैल्यू, इसकी आंसर अगर b 0 होगा तो +1 और -1 आएगा, और ये इंटीजर आने के लिए एक ही कंडीशन है कि b को 0 होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी आपकी ACD, ठीक है, ACD। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें को ध्यान रखनी होती है। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि इसको हम बायनोमियल थ्योरम से चेक कर सकते हैं, इतना क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, इतना प्रेशर रहता है कि बच्चे सोच नहीं पाते हैं। बट वैसे भी मल्टीपल जो चॉइसेस होते हैं थोड़े से टफ पार्ट ही होते हैं, तो बट फिर भी ये डुएबल क्वेश्चंस था, बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चंस को कर लिए होंगे आसानी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये क्या दे दिया, दिस इज क्वेश्चंस फ्रॉम द सेट, ओ माय गॉड, सेट से क्वेश्चंस दे दिया। लेट आर स्क्वायर डिनोट आर क्रॉस आर, ठीक है, आर क्रॉस आर, एस एक एबीसी सच डेट एबीसी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एबीसी तो ये तो है, ठीक है, चलो यहाँ पे एबीसी बिलोंग्स टू आर, एबीसी एक रियल नंबर है, और दिस इज पॉजिटिव, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर ये एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर 0, अच्छा एक्स और वाई 0 नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, एक्स और 0 को वाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम या तो x में या तो y में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, या तो x में या तो y में क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि पूरे टर्म को y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स योर a x बाई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b x बाई वाई कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस c इज ग्रेटर देन 0। कुछ समय के लिए x बाई वाई को t मान लेते हैं, तो दिस बिकम्स योर a इंटू टी स्क्वायर प्लस 2b इंटू टी प्लस c इक्वल टू 0। तो यू कैन सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इन t, और अगर क्वाड्रेटिक इन t है, ठीक है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसकी ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऑब्वियस सी बात है ऐसा होगा। ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके लिए a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ एक तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और इस केस में आप देख सकते हैं कि इसमें इसके कोई रूट्स आ नहीं रहे हैं, तो कोई रूट्स होते नहीं हैं, तो नेचर ऑफ द रूट्स में बच्चे ये तो 10th क्लास के बच्चे को ही पता है कि अगर किसी के रूट्स नहीं आते हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां से क्लियरली वी कैन से a इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड d इज नेगेटिव,
तो व्हाट इज द डी, डी पे कमेंट करते हैं, दिस इज अ 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 एंड वी कैन से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और वी कैन से b स्क्वायर इज लेस देन, सॉरी नॉट ac, फोर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आ गया बी स्क्वायर, अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है और ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू को बी स्क्वायर से बड़ी होनी है, बी स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, a पॉजिटिव है तो c को भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन निकल करके आई हैं वो क्या क्या निकल करके आई हैं कि वी हैव a इज पॉजिटिव एंड c इज पॉजिटिव, ठीक है, a इज पॉजिटिव एंड c इज पॉजिटिव और दूसरा इंफॉर्मेशन जो निकल करके आया है दैट इज b स्क्वायर इज लेस देन ac, ये दोनों इंफॉर्मेशन निकल करके आई है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ये नंबर क्या हमारे S में होगा या नहीं होगा, कब होगा, जब हमारे पास दिस इंटू दिस यानी कि b स्क्वायर मस्ट बी सॉरी a इंटू c मस्ट बी ग्रेटर देन b स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी 12 और ये आ गई आपकी 49/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पॉइंट समथिंग आ रही है, 12 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.12 0.12.2 आ रही है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 12 इज ग्रेटर देन 2? नो, दिस इज नॉट ट्रू, तो ये हमारे ऑप्शंस में नहीं हो सकते हैं। सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं बच्चों, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले अगर S में है, अच्छा अगर ये सेट में है तो इसके लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा, b स्क्वायर लेस देन ac, तो देयर मस्ट बी b स्क्वायर लेस देन ac यानी कि 3 इंटू 1/12 ये होना पड़ेगा, तो b स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1/4, ठीक है। और हमें पता है कि b स्क्वायर लेस देन 4 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, बी स्क्वायर लेस देन 4, तो ये आ जाएगी आपकी, सुनो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 4 को इधर लेकर के आते हैं तो दिस इज बिकम्स योर 4 यानी कि 2b स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि 4b स्क्वायर इज लेस देन 1। तो एक बार चेक कर लो, 2b स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2b का मॉड मस्ट बी लेस देन 1, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इज लेस देन 1, तो 2b स्क्वायर जस्ट वेट, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, जस्ट वेट ए मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, हाँ हो रही है, चलो ठीक है, ये क्या हो गया था। तो देखो बच्चों यहाँ से हम ये कर सकते हैं, अगर b स्क्वायर लेस देन 1/4 है तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर b स्क्वायर लेस देन 1/4 होता है तो b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो b है ये वेरी करेगी आपकी 1/2 से लेकर के -1/2 तक, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ b होगा, और इसको आसान भाषा में 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज -1 ग्रेटर देन 2b लेस देन ये हो जाएगा 1, और दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट इक्वल टू 2b लेस देन 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर a मॉड ऑफ a लेस देन, या सॉरी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया गया था मॉड की क्लासेस में कि आपके पास अगर जब भी मॉड ऑफ x लेस देन a मिले, ठीक है, तो ये इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन -a, तो हम चाहें इसको 2b को -1 से 1 के बीच में है तो इसको दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट 2b का मॉड लेस देन 1, तो यानी कि ये ऑप्शंस करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट वन। चलो सही है, यहां तक तो हम पहुंच गए। थर्ड वाले ये तो इक्वेशन दे दिया, फॉर एनी गिवन ABC बिलोंग्स टू S देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन।
ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन लग रहा है। यूनिक सॉल्यूशंस होने के लिए क्या होना पड़ता था बच्चों? यूनिक सॉल्यूशंस होने के लिए a बाई बी इज नॉट इक्वल टू b बाई सी। अब चेक कर लेते हैं ना ये क्या कंडीशन बोल रही है। तो अगर हम इसका दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ का रेशियो चेक करते हैं तो दिस इज a बाई बी, ठीक है, और ये आ रहा है b बाई सी। दोनों को क्रॉस लेक चेक कर लेते हैं कि क्या ये बराबर आ रही है या नॉट इक्वल टू आ रही है। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज ए सी एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमें पहले से पता है कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन ए सी, बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज यहां से जाएगा ए सी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम इसका चेक करने की कोशिश किए कि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, तो हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, तो यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, तो दिस इज द राइट ऑप्शंस। सिमिलरली इसका भी चेक कर लेते हैं कि मान के चलते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं, तो इसका कोफिशिएंट यानी कि a प्लस वन बाई बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू b बाई सी प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो दिस इज a प्लस वन इंटू सी प्लस वन, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए सी, ठीक है, और प्लस a प्लस सी प्लस वन इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो बोल सकते हैं कि इसके भी यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो बोल देंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो लेट अस ट्राई कि ए सी, तो बी स्क्वायर ए सी, यानी कि हम ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो ए सी है दिस ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, जो ए सी है बी स्क्वायर से बड़ा है। और हमें पता है कि ए इज पॉजिटिव, बी इज सॉरी सी इज पॉजिटिव एंड वन इज पॉजिटिव। तो एक तो ये वैल्यू बड़ी है और ऊपर से ए सी वन और बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू दिस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो देयरफॉर इसके भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सी डी, ठीक है। लेटेस्ट चेक और भी क्वेश्चंस हैं क्या मल्टीपल के? अच्छा मल्टीपल के, हाँ मल्टीपल के एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस जहां तक हमें पता लग रहा है कोऑर्डिनेट से लगता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जैसे देखते हैं तो चेहरे में थोड़ा सा मुस्कान आ जाती है, और कोऑर्डिनेट काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है और मेरे लिए फेवरेट पार्ट भी है कोऑर्डिनेट। तो लेटेस्ट चेक कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके। लेट R3 डिनोट्स द थ्री डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक P और एक Q दिए गए हैं। लेट XY डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट X एंड Y इन R क्यूब, ठीक है, R क्यूब में 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, XY डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट XY, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू R क्यूब, सही है, X बिलोंग्स टू R क्यूब, और डिस्टेंस XP माइनस डिस्टेंस XQ, अच्छा ठीक है, XP डिस्टेंस का होल स्क्वायर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस निकालते समय रूट आता है तो रूट को स्क्वायर करके उसको हटा सकते हैं। तो XP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। X मान लेते हैं कि X तुम्हारा एक डायमेंशन में है, तो XP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी X माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। x का एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट बी x